पर क्रिएट होगा। चलिए अब इसके लिए हमने जो इक्वेशन बना रखी थी, अगर हम ओवरऑल गैस फेज की बात करें, फॉर गैस फेज ओवरऑल मास ट्रांसफ़र जो है हम किससे डिनोट करते हैं, एन ए से। जो रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र यहाँ पर कैलकुलेट करोगे आप, वो किससे डिनोट करोगे आप, एन ए से। तो एन ए, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बाई और साथ में बाई माइनस बाई स्टार। दिस इज़ द ओवरऑल इक्वेशन, ठीक है। और अगर आप कहें इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल में जो आपने इक्वेशन बनानी होती है वो उसको हम स्मॉल के वाई से डिनोट करते हैं, और इसका जो मान हो जाएगा वाई माइनस वाई आई हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा एन ए इक्वल टू के वाई वाई आई माइनस वाई स्टार, मतलब पहले यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से डिफ्यूज़ होके वाई स्टार तक जाएगा। ऐसे ही फॉर लिक्विड फेज, लिक्विड के फेज में क्या था, इसका क्लास में बताया था। ये लिक्विड के फेज में क्या था, यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रांसफ़र होगा एन ए बराबर ओवरऑल जो होगा वो कैपिटल के एक्स से डिनोट कर रही थी मैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स से लेकर एक्स स्टार तक। दिस इज़ द ओवरऑल रेंज, एक्स से लेकर एक्स स्टार तक, यही था। और इंडिविजुअली जब इसको हमने लिखा था, इसको हम स्मॉल के एक्स से डिनोट कर रहे थे, तो इंडिविजुअल पहले एक्स से लेके एक्स आई तक पहुँचाइए, ठीक है। आफ्टर दैट इंडिविजुअली लेयर के लिए हम यहाँ ले रहे थे, तो ये एक्स आई से लेकर एक्स स्टार तक लेना है। तो फिलहाल तो हमने ये तो हमारे पास जो 6 इक्वेशन थी ये आपको बताई गई थी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, एब्जॉर्प्शन के लिए पढ़ना है। अभी हम डिफ्यूज़न नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के केस में आपको पता है कि गैस विल डिफ्यूज्ड इन द लिक्विड, गैस विल डिजॉल्व इन द लिक्विड। गैस जो है वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो रही है, तो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ सॉल्युबिलिटी, ओके, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनकी ज़रूरत रहेगी, इनको याद रखना है। अब अच्छा, इनकी अभी लिक्विड फेज की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्किंग हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, वो गैसियस पार्टिकल की हो रही है। गैस पार्टिकल डिफ्यूज़ होकर लिक्विड के अंदर जा रहा है, तो उस केस में आपको गैस फेजेस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें। अब आपने क्या देखा कि हम थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं। आपने कुछ रिलेशन भी पढ़े थे, रेसिस्टेंस कंट्रोलिंग कंसेप्ट भी पढ़े थे आपने। गैसेस के लिए आपने पढ़ा था 1 डिवाइड बाई कैपिटल के वाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्मॉल के वाई प्लस एच अपॉन स्मॉल के एक्स, ठीक है, याद आया, ये पढ़ा था आपने। यहाँ पर 1 बाई के वाई क्या है, 1 डिवाइड बाई के वाई ओवरऑल रेसिस्टेंस फॉर गैस फेज, ठीक है। और 1 अपॉन के वाई क्या है, ओवरऑल रेसिस्टेंस फॉर इंडिविजुअल गैस फेज, गैस फिल्म। और एच हेनरीज कांस्टेंट था, और 1 अपॉन के एक्स जो बचेगा, दिस इज़ द, मतलब ये पूरा ही बोल के चलोगे, एच डिवाइड बाई के एक्स पूरा ही आप बोलेंगे, दिस इज़ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस फॉर लिक्विड फेज, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रेसिस्टेंस फॉर लिक्विड फेज, लिक्विड फिल्म बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड फिल्म, ठीक है। दिस इज रेसिस्टेंस फॉर गैस फिल्म। इंडिविजुअल है, ये स्मॉल है तो समझ लो इंडिविजुअल है, ठीक है। कैपिटल है तो ये ओवरऑल है, तो दिस इज ओवरऑल रेसिस्टेंस फॉर गैस। अब एक कंसेप्ट आपको यहाँ समझना है छोटा सा, ठीक है। आपने इस वाले डेरिवेशन से तो यहाँ तक क्लियर किया था कि यहाँ जो रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र होगा वो बल्क फेज से, मतलब गैस जो यहाँ एब्जॉर्बर में जारी होगी, यहाँ से जो सॉल्यूट और इनर्ट के साथ जो गैस जारी होगी अपने बल्क कॉम्पोजिशन में जारी होगी, और फिर वो कहाँ लिक्विड के साथ जब कांटेक्ट में आएगी तो एक इंटरफेस बनेगा इन दोनों पार्टिकल के बीच में, गैसियस पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल के बीच में एक इंटरफेस बनेगा, तो वहाँ पर मूवमेंट डिफ्यूज़न के थ्रू ही पॉसिबल होगी, ठीक है। तो डिफ्यूज़न यहाँ पर निश्चित रूप से होगा, ठीक। और डिफ्यूज़न मतलब ये जो गैस है वो डिसॉल्व हो रही है लिक्विड के अंदर, तो दैट्स वाई एक्टिविटी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स एंड मास ट्रांसफ़र, कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ और हमने यहाँ पर क्या करना है, अब चेक करना है कि कौन सा रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है, कौन सा रेसिस्टेंस यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया,
जो गैस है, गैस किस में डिजॉल्व हो रही है? लिक्विड के अंदर। माइंड इट, गैस जो है वो इंटरफेस को पार करते हुए किस में डिजॉल्व हो रही है? लिक्विड में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गैस डिजॉल्व हो रही है या सॉल्युबल है? हाईली सॉल्युबल ही लिया जाएगा। सॉल्वेंट, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में आपको समझाया था कि ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो सॉल्यूट को अपने साथ डिजॉल्व कर सके, सॉल्युबल कर सके। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी है। तो आपने देखा कि सॉल्युबिलिटी का केस बन रहा है। इस केस में क्या देख रहे हैं कि गैस के पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल के अंदर सॉल्युबल हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो लिक्विड फिल्म का रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसको अच्छे से समझें। गैस के पार्टिकल डिसॉल्व होते जा रहे हैं लिक्विड के अंदर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो लिक्विड फिल्म का रेसिस्टेंस है शायद ये काम नहीं कर रहा है, शायद ये निग्लिजिबल है, शायद ये निग्लिजिबल है। ठीक है, क्यों ऐसा बोला है? क्लास में भी समझाया था ये चीज़। आपने देखा कि गैस यदि लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो पा रही है, सपोज करो कि ये रेसिस्टेंस निग्लिजिबल ना ले होकर हाईली स्ट्रॉन्ग है। हमने मान लिया कि लिक्विड के पास जो रेसिस्टेंस होगा, जो लिक्विड फिल्म के पास अपना रेसिस्टेंस होगा, ये निग्लिजिबल ना होकर हाईली स्ट्रॉन्ग है। तब क्या होगा? आने वाले पार्टिकल को ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होने देगा। अभी क्या है? केस किसका चल रहा है? सॉल्युबिलिटी का। अच्छा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, गैसियस पार्टिकल लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो रहा है सॉल्वेंट के थ्रू। तो इसका अर्थ क्या है कि लिक्विड के अंदर रेसिस्टेंस कैपेसिटी निग्लिजिबल है। तो इस केस में हमने क्या बताया था क्लास में कि ये वाला जो टर्म होगा इसको हमने इलैप्स कर दिया था, हटा दिया था, क्योंकि इसको निग्लिजिबल मान के चल रहे थे आप। ठीक है, तो निग्लिजिबल मान रहे थे आप यहाँ पर इस केस को। तो बाकी क्या बचता है यहाँ पर हमारे पास? 1 डिवाइड बाई कैपिटल के वाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्मॉल के वाई। यानी कि ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होगा अब इंडिविजुअल रेसिस्टेंस पर निर्भर करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि कैपिटल के वाई इज इक्वल टू स्मॉल के वाई। ठीक है, यानी कि जो भी वर्किंग चल रही है, जो भी यहाँ पर एक कहना चाहिए डिफ्यूज़न चल रहा है, वो इंडिविजुअल और जो ओवरऑल यहाँ कहना चाहिए कि जो ओवरऑल कॉफिशिएंट है वो इंडिविजुअल कॉफिशिएंट के लगभग बराबर है। अब हम अपना डेरिवेशन यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ये वाले 2 टर्म आपको याद रखने होंगे। ठीक है, क्लियर? तो अब यहाँ पर हम क्या सोच के चलेंगे? ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है वो इंडिविजुअल और गैस फिल्म का, ओवरऑल का गैस फिल्म, इंडिविजुअल गैस फिल्म का बराबर है। मतलब कुल मिला के गैस फिल्म जो है वो कंडक्शन का काम कर रही है, और जो लिक्विड है, लिक्विड रेसिस्टेंस है वो 0 है। गैसियस रेसिस्टेंस हाई मजबूत है और लिक्विड रेसिस्टेंस वहाँ पर 0 है। आई थिंक बहुत हो गया इसके बारे में बताने से, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से टॉवर हाइट। टॉवर हाइट, इसके लिए हमने एक टॉवर कंसीडर किया। सपोज दैट दिस इज़ अ टॉवर, और इस एब्जॉर्प्शन टावर में वेपर प्रवेश करती है। इसको हम 0.1 कहते हैं और इसको हम 0.2 कह देते हैं। ठीक है, तो इसके पॉइंट से यहाँ से जो वेपर प्रवेश करेगी इसको हम V1 से डिनोट कर रहे हैं, और इसके साथ जो सॉल्यूट की कंपोजिशन जा रही है मोल फ्रैक्शन की, उसको हमने Y1 कह दिया। ये तो पता ही चल गया आपको। ठीक है, अब ये जो गैस और जो लिक्विड होगा वो सेकंड पॉइंट से एंटर करेगा टॉप ऑफ टॉवर से। तो यहाँ पर जो लिक्विड होगा उसको हम L2 से डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज ये सेकंड पॉइंट से एंट्री ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो सॉल्यूट है उसकी कंपोजिशन को हमने X2 माना है। मान के चल रहे हैं कि फ्रेश सॉल्वेंट यूज़ नहीं हो रहा है। सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑल्सो अवेलेबल इन द स्ट्रीम ऑफ सॉल्वेंट, इनलेट स्ट्रीम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये जो सॉल्वेंट स्ट्रीम होगी वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करवाएगी। ठीक है, ये हम एक यहाँ पर सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले इसको फाइनल कर देते हैं। तो जो लिक्विड, जो टॉप लिक्विड होगा वो बॉटम से निकलेगा। L1 इसकी ओवरऑल फ्लो रेट हमने कंसीडर कर ली, और इसमें सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू X1 कंसीडर कर ली। सेम एज वेपर जो होगी वो सेकंड पॉइंट से आउट होगी, और इसकी वैल्यू को V2 कह दिया, और इसके जो मोल फ्रैक्शन की अमाउंट है इसको हमने Y2 कह दिया है। हमने मान लिया कि जो टावर हमने माना है इसकी जो टोटल हाइट है वो ZT है। ZT इज़ द टोटल हाइट ऑफ दिस टावर। तो इसी की हमें कैलकुलेशन करनी है कि कैसे हमें इसे फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं,
जब भी आपको पता है कि जब कोई बहुत बड़ा मतलब वॉल्यूम दिया जाता है या बहुत बड़ा एलिमेंटल एरिया दिया जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं और इसी सेगमेंट की जो लिमिट्स होती हैं उसके अराउंड हम इसका समाकलन करके होल वॉल्यूम की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सेगमेंट कंसीडर किया, इस सेगमेंट की जो टोटल हाइट है उसको हमने dz मान लिया है, मतलब इसी टोटल हाइट का छोटा सा पार्ट dz मान लिया है। ठीक है, इस सेगमेंट एरिया में v वेपर प्रवेश करेगी और यहाँ से l लिक्विड प्रवेश करेगा। ठीक है, हमने v वेपर मान रखी है, v वेपर यहाँ पर जा रही है और यहाँ से l लिक्विड आ रहा है। हमने मान लिया कि ये जो सेगमेंट एरिया है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है। सपोज दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सेगमेंट इज a। ठीक है, तो आप यहाँ बता सकते हैं, आप यहाँ पर आपको सारी बातें लिखनी होंगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। ठीक है, सेगमेंट की बात चल रही है, ये जो सेगमेंट आपने कंसीडर किया है उसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। हाइट जो है सेगमेंट की HIGHT, हाइट ऑफ सेगमेंट कितना मान लिया आपने, dz हाइट मानिए। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस पूरे का वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो a इंटू dz इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सेगमेंटल एरिया या सेगमेंटल पार्ट। इस पार्ट का जो यहाँ बोल सकते हैं स्लिट बोल सकते हैं आप, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो a dz हो जाएगा। अब हमने माना कि ये जो v अमाउंट ऑफ वेपर जा रही है इसमें यहाँ जो डिजोल्यूशन हो रहा है, यहाँ जो सेपरेशन हो रहा है ना, तो वो dy मोल फ्रैक्शन का हो रहा है। जो वेपर है उसका dy अमाउंट लिक्विड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, पूरा होल अमाउंट तो होगा नहीं भाई, सीधी सी बात है, कितना अमाउंट होगा, बहुत फ्रैक्शनल अमाउंट होगा, इसको हमने dy से कंसीडर किया है। तो dy इज दैट अमाउंट जो कि लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रहा है। तो ये जो है ये सेपरेटेड अमाउंट हो जाएगा ये। ठीक है, ट्रांसफ़र होने वाला अमाउंट हो जाएगा dy। क्लियर। तो यहाँ से अब आपने क्या करना होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अमाउंट एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कितना होगा, चलो हम एक इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं, धीरे धीरे करके समझते हुए धीरे धीरे लाइन से हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। यहाँ भी लिख देते हैं, टोटल हाइट जो हो जाएगी, टोटल हाइट है हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ZT। बाकी जो नॉमिनेशन है ये आपको बताए जा चुके हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखें, यहाँ पर जितना अमाउंट एब्जॉर्ब्ड होगा लिक्विड के थ्रू, कितना अमाउंट एब्जॉर्ब्ड होगा लिक्विड के थ्रू, जितना रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी होगी, रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र जो होगा वो किसके बराबर होगा, अमाउंट एब्जॉर्ब्ड के थ्रू। ठीक है, मास ट्रांसफ़र किसके पदों में, एब्जॉर्प्शन के पदों में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यदि आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो आप क्या बताएंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, अमाउंट एब्जॉर्ब्ड। अभी इसको एक्सप्लेन करना है, अमाउंट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा समझ लें। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, थ्योरेटिकली इसकी बात हो रही है। यहाँ पर थ्योरेटिकली पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तो आप यही तो बताएंगे कि जितना अमाउंट ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड आ रहा है, ये वेपर का जितना अमाउंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है उसी के अनुसार रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। अगर ये ज़्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और यदि ये लिक्विड वेपर का कम अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है। माइंड इट, मैं सेंटेंस क्या बोल रही हूँ कि अमाउंट एब्जॉर्ब्ड जो है वो कौन सा अमाउंट एब्जॉर्ब्ड है, ये जो लिक्विड प्रवेश कर रहा है इस सेगमेंट, हम केवल अब फिलहाल इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट में हमने माना है कि L अमाउंट लिक्विड प्रवेश कर रहा है और यहाँ से B जो वेपर है वो जा रही है टॉप की तरफ, तो L B का कुछ मात्रा एब्जॉर्ब करेगा, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं अमाउंट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये लिक्विड आने वाली वेपर की कुछ मात्रा अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट,
जो ये वॉल्यूम है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कहलाएगा आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आई थिंक समझ आया होगा। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम एज यूजुअल लिखते हैं NA से। दिस इज द रेट ऑफ मास ट्रांसफर बोल सकते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ मास ट्रांसफर ऑपरेशन ऑल्सो। सो NA इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ ध्यान देना है अमाउंट एब्जॉर्ब्ड क्या होगा। अभी मैंने एक लाइन बोली थी, L जो है, जो लिक्विड है, ये B का कितना अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज द अमाउंट एब्जॉर्ब। तो कितना अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहा है, dy ऑफ B। ठीक है, dy इज द मोल फ्रैक्शन अमाउंट। और किसका है ये, वेपर में से, मतलब इस अमाउंट में से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी B इंटू dy। ठीक है, इस वेपर का dy पार्ट जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है लिक्विड के अंदर। वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट आपने क्या माना था, वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट क्या था, A डॉट dz। तो ये क्वेश्चन आई थिंक समझ लगी होगी आपको। तो NA इक्वल टू B डिवाइड बाई A dz। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो A dz है इसको NA के साथ भेज सकते हैं। तो NA साथ में A dz इक्वल टू V dy। V इज द वेपर फ्लो रेट, ओके, dy इज द मोल फ्रैक्शन थ्रू दिस सेगमेंट। तो इस वेपर फ्लो रेट में से हाउ मच अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी ट्रांसफर्ड टू द लिक्विड। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो मास ट्रांसफर इक्वेशन थी, रेट ऑफ मास ट्रांसफर जो आप कैलकुलेट करते थे, वो जो पुरानी इक्वेशन अभी आपको बताई हैं ये वाली, इनके थ्रू आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या देखना है कि जो ओवरऑल अगर देखोगे आप, तो यहाँ पर ओवरऑल मास ट्रांसफर फॉर लिक्विड फेज के लिए अलग होगा, ओवरऑल मास ट्रांसफर फॉर गैस फेज के लिए अलग होगा। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट रेट ऑफ मास ट्रांसफर कैलकुलेटेड बाई KY y माइनस y स्टार। दिस इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ मास ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल गैस फेज कोफिशिएंट। यहाँ से समझ लो, यहाँ पर आप देख रहे थे गैस जो थी वो कहाँ से कहाँ तक डिफ्यूज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, y से लेकर y स्टार तक। दिस इज द मेन गैसियस पार्ट। ठीक है, और ये लिक्विड के केस में था, तो गैस जो है वो y से लेकर y स्टार तक ही डिफ्यूज करेगी। तो ओवरऑल हमने एक बार में ही ले लिया। ठीक है, तो दिस इज द रेंज ऑफ ओवरऑल मास ट्रांसफर फॉर गैस फेज। ठीक है, तो अब NA की जगह हम ये वाली इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे। ये हो जाएगी KY y माइनस y स्टार साथ में A dz इक्वल टू B dy। अब एक काम और करें, हम सेपरेट कर लें इन्हें। ठीक है, कंपोजिशन को कंपोजिशन के साथ और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये इसके अपॉन में जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा KY डॉट A डिवाइड बाई B dz इक्वल टू 1 डिवाइड बाई y माइनस y स्टार और साथ में dy। ठीक है, यहाँ पर आपको समाकलन की लिमिट मिल जाएंगी। टावर हाइट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर, टोटल हाइट कितनी है इसकी, ZT। तो यहाँ से हम 0 लेंगे, इनिशियल वैल्यू है उसको हम 0 लेंगे, और कहाँ तक जाएगी ये, ZT तक। आपको पता है कि जब इस टावर हाइट यानी बॉटम में जब हाइट 0 है तो जो वेपर कंपोजिशन है वो कितनी है, y1। तो यहाँ पर हम y1 लेंगे, और फाइनली जब हाइट ZT है तो वेपर कंपोजिशन कितनी है, y2। तो हम यहाँ पर y2 लेंगे। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अब ध्यान दें, यहाँ पर A कांस्टेंट होगा, B वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी कांस्टेंट होगी, KY ओवरऑल रेट ट्रांसफर कोफिशिएंट कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाले जो पार्ट होगा ये कांस्टेंट होगा। जैसे जैसे गैस ऊपर की तरफ बढ़ रही है हाइट वेरी कर रही है, तो इसका मतलब ये चीज़ वेरी करेगी, और हाइट के साथ साथ क्या वेरी कर रही है, कंपोजिशन वेरी कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ भी यहाँ पर वेरी करती है। अब हमें क्या करना है, KY डॉट A B, और इसको हमने लिख दिया ZT। इसका जब समाकलन किया तो ये आ जाएगा ZT बराबर, इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, y1 y2 1 डिवाइड बाई y माइनस y स्टार dy। ठीक है, और इसको अगर ठीक करके लिख दें तो ये हो जाएगा ZT इक्वल टू, ये इधर जाएगा V डॉट A डिवाइड बाई KY y1 y2 1 डिवाइड बाई y माइनस y स्टार dy। ठीक है, दिस इज द
टोटल हाइट इक्वेशन फॉर टॉवर हाइट. यहाँ पर V is the volumetric flow rate for gas, A is the cross sectional area of the tower, KY is the overall mass transfer coefficient, Y1 is the initial composition for gas phase, Y2 is the final composition for the gas phase on the basis of solute. ठीक है, और Z is the tower height. तो यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर ली वेयर ZT इक्वल टू टॉवर हाइट. तो अगर टॉवर हाइट के लिए आपसे डेरिवेशन पूछा जाता है तो आप ये कैलकुलेट करेंगे. अब हम बात करेंगे हाइट ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट एंड नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट के बारे में.